डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब तक हमने ये देखा था कि हम कीलेटिंग एजेंट्स को ऐड करके एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकते हैं। अब आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से स्टेप्स हैं मेनली जो टेक प्लेस होते हैं। हम उन स्टेप्स को यहाँ पर आज देखेंगे। हमारे पास जो ज्यादातर कीलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। इट मीन्स कि ये टू सम एक्सटेंट पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्वस फेज के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं। जब ये आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन दे देंगे, और जब प्रोटॉन देंगे तो इनका जो एनाइन बनेगा उसके साथ क्या हो सकता है, मेटल के एटाइन आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी आपके पास जो एक्वस फेज है उसके अंदर आपके पास आपकी मेटल आयन ऑलरेडी मौजूद है, मेटल केटाइंस मौजूद है। और जब आपने कीलेटिंग एजेंट डाला तो कीलेटिंग एजेंट का जो पार्ट आपके पास एक्वस फेज के अंदर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने पे जो उसका नेगेटिव पार्ट है कीलेटिंग एजेंट का, वो क्या करेगा, आपकी मेटल को क्या कर लेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा, जिससे मेटल का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये वही पॉइंट है जो हमने पीछे पढ़ा था, इससे पीछे वाले टॉपिक में, कि हम किस तरह की लेटिंग एजेंट्स ऐड करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं। आज हमने देखना है कि उसके अंदर केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप्स हो रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, डाइफिनाइल थायोकार्बेजोन की एग्जाम्पल आपको दी गई है। अगर ये अपना यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव कर दे तो अब क्या हो सकता है कि मेटल के टाइन आकर इसके साथ अटैच हो सकता है। ये आपके पास किलेटिंग एजेंट था, ये मेटल के टाइन के साथ अटैच हुआ इसके साथ, और ये आपके पास क्या बन गया, एक पूरा किलेट बन गया। ठीक है, अब ये इसके बाद इसकी सेपरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि जब आप किलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं तो आमतौर पर आप अपनी ऑर्गेनिक फेज के अंदर किलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, लेकिन किलेटिंग एजेंट क्या करता है, खुद को दोनों फेजेस के दरमियान क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि किलेटिंग एजेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच आर के साथ। ये क्या करता है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेजेस। ठीक है, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ गया। इसमें आपने एच आर किलेटिंग एजेंट को शो कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिक फेज, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्वस फेज को। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं के डी के साथ, लेकिन ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट है, ये है एच आर यानी किलेटिंग एजेंट का। तो ये आप डी से भी नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, एच आर लिख देंगे। किसके इक्वल है, concentration in organic phase divided by concentration in aqueous phase। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्विलिब्रियम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप आपके पास आ जाता है, द रीएजेंट इन द एक्वस फेज आयोनाइजेस। यानी आपका जो किलेटिंग एजेंट, एक तो पोर्शन है जो ऑर्गेनिक फेज में चला गया, वो पोर्शन जो एक्वस फेज में आया है वो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। ये उन्होंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एच आर आपका क्या है, किलेटिंग एजेंट, कौन सा, जो कि एक्वस फेज में है। पानी की मौजूदगी में, चूंकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि दीज आर वीक एसिड्स, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा, और ये आर नेगेटिव क्या है, इसका एनाइनिक पार्ट आ जाएगा। अब चूंकि ये वीक एसिड्स हैं और इनकी डिसोसिएशन हो रही है, तो आप इनके लिए क्या लिख सकते हैं, के ए की वैल्यू जो है वो इसके लिए आप लिख सकते हैं। आप किस तरह से लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, और किससे डिवाइड कर देंगे, आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो आपकी आ जाएगी। अब ये आपका था स्टेप नंबर 2। पहले स्टेप में क्या था, कीलेट खुद को दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपका जो कीलेट है वो उसकी क्या हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, मेटल आइन कीलेट्स विद द रीएजेंट एनाइन। मेटल आइन यानी वो मेटल जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे थे, जो एक्वस फेज के अंदर मौजूद थी, वो क्या करती है, आपके जो किलेटिंग एजेंट का एनाइनिक पार्ट था
ये उसके साथ क्या हो जाती है, किलेट बना लेती है, जिससे आपका जो ओवरऑल मेटल का चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके पास एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर मेटल आयन की बात की जा रही है। मेटल आयन को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एन रिप्रेजेंट कर रहा है इसके ऊपर पाए जाने वाला चार्ज को। उसके बाद आ जाता है आर नेगेटिव। आर नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो किलेटिंग एजेंट ये था, किलेटिंग एजेंट का जो एनायोनिक पार्ट था ये आपके पास आर नेगेटिव आ गया। एन क्या हो सकते हैं, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मेटल के साथ आकर अटैच हो रहे हैं। इससे आपके पास क्या बन जाएगा, MrN। ये अब आपके पास क्या है, किलेट फॉर्मेशन हो गई है। तो चूंकि ये एक फॉर्मेशन है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मेशन KF किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है MrN, M क्या है मेटल, Rn क्या है आपका जो आपका किलेटिंग एजेंट का एनायनिक पार्ट था, और ये ओवरऑल क्या बन गया है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया है। किससे डिवाइड करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन और कंसंट्रेशन ऑफ किलेट एनाइन। उसके बाद ये था अब आपका थर्ड स्टेप। अब फाइनल फोर्थ स्टेप क्या होगा कि जो आपका किलेट बन गया है, अब ये किलेट क्या करेगा, खुद को दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज। इसमें क्या होगा, इनका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। किस तरह लिखेंगे, KD। किसके लिए लिख रहे हैं, किलेट के लिए। और किलेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, किलेट फॉर्मेशन ये हो चुकी है, ये आपके पास क्या है, MrN है। ठीक है, HR क्या था, किलेटिंग एजेंट था, और MrN क्या है, जो किलेट फॉर्मेशन हो चुकी है जिसके अंदर मेटल इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। अब आपको नीचे एलैबोरेट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो आपने कांस्टेंट पढ़ा KDHR पढ़ा, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, KDHR ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द रीएजेंट। ठीक है, रीएजेंट से मुराद क्या है, किलेटिंग एजेंट की बात हो रही है। दूसरा आपके पास था KDMrN। ठीक है, ये वाला, ये क्या था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द किलेट, जो किलेट मेटल के साथ बन चुका है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Ka क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द रीएजेंट, यानी किलेटिंग एजेंट जब आपने पढ़ा कि वो आयोनाइज हो जाता है एक्वस फेज में, ये उसकी बात हो रही है। और लास्ट आपने पढ़ा KF क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द किलेट, जो आपने यहाँ पर फोर्थ स्टेप में पढ़ा है। अब हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास किलेटेड पोर्शन है मेटल का, चूंकि उसके साथ एक बल्क पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, इसलिए ज्यादा ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑर्गेनिक फेज में होता है। और मेटल आयन जो है वो एक्वस फेज के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि उसको किसने सराउंड किया हुआ होता है, जो बल्क में ऑर्गेनिक पार्ट है उसने। एंड द किलेट इज एसेंशियली अनडिसोसिएटेड इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो आपकी ऑर्गेनिक फेज होती है उसके अंदर किलेट की आयोनाइजेशन नहीं होती है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जब आप इसको वाटर में पोलर चीज में रखते हैं तब इसकी डिसोसिएशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसके लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो लिखें तो वो किसके इक्वल होगी, ऑर्गेनिक फेज में ये आपके पास किलेट की फॉर्म में होगा, और एक्वस फेज में आपके पास क्या होगा, वो मेटल जो अभी किलेट के साथ अटैच नहीं हुई, ये मेटल आपको केटाइंस दिए गए हैं। अब अगर हम क्या करें, जितने भी आपने ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स पढ़े हैं, अगर आप इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके पास जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये सिंपली सबकी जितने आपने ऊपर एक्सप्रेशंस पढ़े हैं ये उनके थ्रू इक्वेशन डिराइव की गई है। अब हमारा इसकी डेरिवेशन की बजाय मेन टास्क क्या है कि ये इक्वेशन बता क्या रही है। यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है वो आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। सॉल्यूट से यहाँ मुराद क्या है, वो चीज जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे थे, जो आपकी मेटल आयन है। आप देख सकते हैं आपको फॉर्मूले में कहीं पर भी यहाँ पर Mn+ नहीं दिखाई दे रहा। और हमने बहुत शुरू में भी पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में
कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है कि आपने इनिशियली सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन ली है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि हमें ये पता लगता है इस इक्वेशन से क्या क्या चीजें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। दूसरी चीज किससे इफेक्ट होती है? बाय चेंजिंग द रीएजेंट कंसंट्रेशन। रीएजेंट कंसंट्रेशन, रीएजेंट से मुराद किसकी बात हो रही है? किलेटिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि एच आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? किलेटिंग एजेंट, और ये उसकी क्या दी गई है? कंसंट्रेशन। तो इट मींस कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ किलेटिंग एजेंट। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? एच पॉजिटिव आयन, और एच पॉजिटिव आयन किससे रिलेट करते हैं? पीएच के साथ, ठीक है। तो दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? बाय चेंजिंग द पीएच। A tenfold increase in the reagent concentration will increase the extraction efficiency. अगर आप किलेटिंग एजेंट की कंसेंट्रेशन एनहेंस कर देते हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और हेंस उसकी वजह से जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो क्या करेगी? इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास एक और आ जाता है थर्ड, जिसपे ये डिपेंड करी है, द मोर स्टेबल द कीलेट, the greater the extraction efficiency, and this principle serve as the basis for the separation of many metals. आपके पास किलेट जितना स्टेबल होगा, किलेट के स्टेबल होने का मतलब क्या है? कि उसके के एफ की लार्जर वैल्यू हो। के एफ आपके पास क्या था? के एफ आपके पास था, यहां लिख लेते हैं, के एफ आपके पास था एम आर एन, और नीचे आपके पास आ जाएगा मेटल के टाइम, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, और साथ में आपके पास क्या था? आपका जो एनाइन है उसकी क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब उन पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको? यहाँ कहा गया है कि मोर स्टेबल कीलेट द लार्जर द के एफ। कीलेट के स्टेबल होने का मतलब है कि उसकी के एफ लार्जर होगी। के एफ के लार्जर का मतलब है कि उसकी फॉर्मेशन का कांस्टेंट जो है वो क्या है? लार्ज है। वो कब लार्ज होगा? जब ये वाला यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? लार्ज होगी, ठीक है। तो आपके पास उस सूरत में भी क्या होगा? जितना कीलेट फॉर्मेशन हो रही है, इट मींस कि मेटल जो है वो कीलेटिंग एजेंट के साथ बाउंड है, और उतनी ही एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एसिडिक रिएजेंट। एंड एसिडिक रिएजेंट का मतलब क्या है? के ए की वैल्यू क्या होना? लार्ज होना। दैट इज रिलेटिवली सॉल्युबल इन वाटर, फेवर्स गुड एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब है एसिडिक रिएजेंट का मतलब है कि उसकी पानी के अंदर आयोनाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है। जितना आयोनाइज होगा उतना ही क्या होगा? आपका एच आर की अगर आयोनाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है तो इट मीन्स कि क्या करेगा? ये आर नेगेटिव प्रेफरेबली बनाएगा, और ये बनेंगे तो तभी ये क्या करेंगे? आपकी मेटल के टाइम के साथ जाकर अटैच होंगे और कीलेट्स बनाएंगे, जिससे सेपरेशन एफिशिएंसी क्या होगी? इनहेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे, और ये वो मेन स्टेप्स थे जो कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। होपफुली दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।